All right. Now we'll talk about problems of entering new markets abroad. Sorry, ये हमने कर लिया था. Methods to overcome the problems of entering new markets abroad. यही था ना करने वाला. यस सर। अच्छा, आप सुने. सबसे पहले कि हमारे पास जो तरीकेकार है, द फर्स्ट मेथड दैट इज ज्वाइंट वेंचर. अच्छा, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि ज्वाइंट वेंचर में टू बिजनेसेस दे ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म अ सेपरेट बिजनेस. ठीक है. और वो उसको, और उसमें प्रॉफिट और लॉस और रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं. अच्छा, इसका मेन मकसद ये होता है कि लेट्स से यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री एंड यू डू नॉट हैव द लोकल नॉलेज. You do not know what is the buying pattern or buying habits of the customer, the income level of the people, or which areas are the top spots for the sale of your product. So it is better to have a joint venture that is an agreement between you, your business, and the business or the individual which is right there in that country who has far better knowledge than you. तो उसके साथ आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप उस हम इसको बोलते हैं बिजनेस वेंचर को इकट्ठे चलाते हैं. जैसे तो ये एक तरीके कार है. जैसे आपने टू सॉन्ग गाड़ी का आपको पता है ना? पता है यस ना? सर। तो टू सॉन्ग जो गाड़ी है ना, ये जो Hyundai हमें नजर आ रही है टू सॉन्ग, ये एक ज्वाइंट वेंचर है निषाद वालों का और Hyundai जो गाड़ी बनाते हैं, या होंडाई जिसे आप बोलते हैं, जो भी कहते हैं, इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर है. अच्छा, और ये मिलकर ये गाड़ी बना रहे हैं और बेच रहे हैं. जबकि आपको पता है कि निषाद वालों के तो और भी प्रोजेक्ट्स हैं और भी प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं? निषाद यस और सर। किस निषाद और किसके लिए मशहूर है? सर क्लोथ्स। क्लोथ्स के लिए, बिल्कुल. तो उसमें वो सेपरेटली काम कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस कार. दे अब वो क्यों जॉइंट वेंचर किया? क्योंकि जो Hyundai की कंपनी थी वो लोकल कंपनी नहीं है. तो उसने कहा जो यहाँ की लोकल कंपनी है दैट इज निषाद, हम उनसे ज्वाइंट वेंचर करते हैं बिकॉज दे हैव अ बेटर आइडिया अबाउट द इनकम लेवल ऑफ द पीपल, परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. और निषाद का ब्रांड ज्यादातर कौन से लोग बाय करते हैं? किस किस्म के? हाई इनकम ग्रुप। हाई इनकम, यानी कि आप जैसे लोग. तो जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद सकते. तो अब उनको जब पता है कि इनको एग्जैक्टली exactly पता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बाइंग हैबिट पीपल है, क्योंकि इनसे हाई इनकम ग्रुप के लोग खरीदते हैं, तो गाड़ी जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी हाई इनकम ग्रुप के लिए है. तो इनके साथ ज्वाइंट वेंचर करना बहुत बेहतर ऑप्शन है. तो उन्होंने ये काम किया. एंड यू नो दैट इट इज अ सक्सेस दीज डेज. इट इज सीन रनिंग ऑन द रोड एवरीवेयर. ऐसा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर, ये एक तरीकेकार आपके पास जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं. इसी तरह और भी ज्वाइंट वेंचर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं खैर एक एग्जांपल काफी आपके लिए, क्योंकि ए लेवल में ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है इसको. वैसे मैं अगर बताऊं तो एक कंपनी हुआ करती थी सोनी एरिक्सन के नाम से, जो सेल फोन बनाती थी. शायद आपसे काफी पहले की बात है, नाम सुना है? सर आपने ही बताया था पहले। हाँ, मैंने बताया था. तो वो भी ज्वाइंट वेंचर के. सोनी एक अलग कंपनी है, अगर आप गूगल करो, एरिक्सन एक अलग कंपनी है. और उन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया था टू स्टार्ट अ डिफरेंट और इंडिपेंडेंट बिजनेस, और जो कि सेल फोन का था और बड़ा फेमस था सेल वो फोन. तो फिर लेटर ऑन उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स अ टाइम टू टू क्लोज दैट वेंचर और टू क्लोज दैट ज्वाइंट वेंचर. अब सोनी लगा काम कर रही है, उनके अपने मोबाइल्स हैं, और एरिक्सन जो है उनके अपने मोबाइल चल रहे हैं. जबकि वो जब सेलफोन वो चल भी रहा था, तब भी सोनी के अपने वो टीवी या एलसीडीज या डीवीडी प्लेयर उस जमाने में वो अलहदा उनके प्रोडक्ट्स चल रहे थे, और उसमें एरिक्सन बिल्कुल साथ हमारे नहीं था. इसी तरह से एक टीवी आता था टीसीएल नोबल के नाम से भी. अब टीसीएल एक अलग कंपनी है, नोबल एक अलग कंपनी है, दैट वाज अ जॉइंट वेंचर. उन्होंने इकट्ठे मिलके एक एलसीडी निकाला हुआ था. अब वो जॉइंट वेंचर भी खत्म हो गया. अब टीसीएल अलग एक कंपनी के तौर पे वो अपने एलसीडी बना रहे हैं, और बल्कि वो तो अब उनका और प्रोजेक्ट्स में ये डीसी इन्वर्टर्स भी हैं, एसीज. और जो नोबल है वो अलग से अपने जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है, सेपरेट फ्रॉम टीसीएल. तो ये और मकसद यही होता है कि आप जो है वो दूसरी कंपनी के साथ मिलके एडवांटेज हासिल करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ लोकल नॉलेज. स्पेशली एक कंट्री अगर बाहर से आ रही है किसी दूसरी कंट्री में, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज. आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू एंटर अ न्यू मार्केट
एंड वेयर यू डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपका जो दूसरा पार्टनर है वो आपको यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है विच कैन मेक योर प्रोडक्ट सक्सेसफुल. गॉट इट? यस सर. अच्छा, अब ये दो हैं, लाइसेंसिंग और इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, इनको मैं इकट्ठा ही कवर करूंगा. अच्छा, दोनों काफी सिमिलर हमें नजर आते हैं. लाइसेंसिंग में क्या नजर आ रहा है कि उसमें परमिशन एक और फर्म को दी जाती है कि वो आपके प्रोडक्ट्स बेच सकें. मतलब मतलब ये कि अगर बाटा अलाउ कर देता है कि जी किसी कंपनी को कि आप बाटा के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं. अब ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जिनका ब्रांड नेम होता है और ये उनका राइट है उसको बेचना या बनाना, किसी और का राइट नहीं है उसको बनाना या बेचना. तो अगर आप ये राइट सेल कर देते हैं तो ऑफ कोर्स वो फिर उसके पास भी राइट होता है, यानी कि लाइसेंस मिल गया ना उसको कि वो सेल कर सकता है, लेट से, या फॉर सम बिजनेसेस बना भी सकता है. तो अब लाइसेंस है तो अब वो बना रहे हैं वहां पर. अब उसका फायदा ये होता है कि आपको नहीं बनाना पड़ रहा या बेचना नहीं पड़ रहा, और आपने उनको फुल इंडिपेंडेंस दे दी है और वो वहीं पर ही लोकली उन चीजों को बना रहे हैं या बेच रहे हैं. उनके बाद नॉलेज भी बेहतर है और आपका टाइम भी बचेगा ऑफ कोर्स. और उससे ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपने जो चीजें बनाकर वहां से भेजनी है या सेल करनी है वहां से ऑल अक्रॉस योर कंट्री, आप वहीं पर चीजें बन रही हैं और बेच रहे हैं आप अंडर योर लाइसेंस जो आपने दिया हुआ. आपको लाइसेंस की एक फी भी मिल रही है विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एज वेल. लेकिन उसमें बस ये देखना है कि वो आपका लाइसेंस आपका ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ये ना हो कि क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क ना रहे, क्योंकि उससे उनको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको जरूर होने वाला है क्योंकि नाम आपका खराब होगा. और सिर्फ उस कंट्री में नहीं होगा बल्कि अदर कंट्री माइट गेट अफेक्टेड एज वेल इन टर्म्स ऑफ योर सेल्स कि जी ये क्या हुआ उधर, चाहे वो किया आपकी उस बंदे नहीं हो. और उसको बोलते हैं लाइसेंसी. जो लाइसेंस लेता है उसको बोलते हैं लाइसेंसी, और जो देता है वो लाइसेंसर कहलाता है. अच्छा, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में भी एक किस्म का लाइसेंस आप देते हैं और उसमें भी आप ब्रांड नेम कहते हैं कि आप यूज करें. और किसी दूसरे कंट्री में जैसे हमें मैकडोनल्ड्स नजर आता है, केएफसी नजर आता है और दूसरे ब्रांड्स हैं, फास्ट फूड की चीज है, लेकिन फास्ट फूड के अलावा भी हमारे पास फ्रेंचाइज मौजूद हैं. तो अब इन दोनों में फर्क ये है कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग जब आप करते हैं तो फ्रेंचाइज में हमने पीछे भी पढ़ा है कि उसमें आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी किया जाता है या बताया जाता है कहाँ से खरीदना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और एक और कि दे वोंट अलाउ एनी ऑफ योर competitor टू सेट अप द बिजनेस इन द नियर विसिनिटी या 5 किलोमीटर के रेडियस में. एक मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि वो नहीं खोल सकते, यानी कि दो मैकडोनल्ड्स की अगर आउटलेट खुल रही हैं और दोनों डिफरेंट ओनर्स उसको चला रहे हैं तो वो बिल्कुल करीब नहीं हो सकती, तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे की सेल्स को डिस्टर्ब करेंगे. तो वो भी एक एट अ सेफ डिस्टेंस रखी जाती है. तो और ये ट्रेनिंग भी ये देते हैं, आइडिया इनका था ऑफ कोर्स. तो लेकिन जब हम लाइसेंस की बात करते हैं तो लाइसेंस आपके कंपेटिटर को भी दिया जा सकता है और वो बिल्कुल आपके साथ भी हो सकता है कि वो भी वही ब्रांड बेच रहा है जो आप बेच रहे हैं, और उसमें आपको ट्रेनिंग ऐसे नहीं दी जाती उसके अंदर, और उस तरह की असिस्टेंस भी नहीं दी जाती जो फ्रेंचाइज में होती है. यानी कि फ्रेंचाइज में बॉन्डिंग जरा ज्यादा स्ट्रांग होती है, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी. लेकिन लाइसेंस के केस में उस तरह से आपको बेनिफिट नहीं होता जो कि फ्रेंचाइज में किया जाता है. तो ये एक मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों में मौजूद हैं. जबकि जो अगर मैं एडवांटेज कहूँ तो वो वही है कि आप लोकल नॉलेज से फायदा उठा सकते हैं. अब मैकडोनल्ड्स यहाँ पर जो है वो लोकल ओनर्स ओन करते हैं, बल्कि लोकल यहाँ कंपनी भी है जो ओन करती है, जिसको ज्यादा बेहतर पता है कि लोग किस किस्म के बर्गर्स या फास्ट फूड आइटम पसंद करते हैं, और वो उसमें कुछ हद तक वैरायटी ऑफर कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि मैकडोनल्ड्स में आपको स्पाइस बर्गर मिलता है, लेकिन अब स्पाइस बर्गर जो है वो यहाँ स्पेशली बनाया जाता है क्योंकि वी लाइक स्पाइसेस विच इज नॉट एक्चुअली लाइक इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, या यूएसए में भी इतनी पसंद नहीं किए जाते. और ये मैकडोनल्ड्स का ब्रांड तो यूएसए का ही है. तो वो दोनों में फायदा होता है, लेकिन मेन चीज ट्रेनिंग नहीं देते, और आपके कंपेटिटर को भी लाइसेंस मिल सकता है और वो आपके करीब ओपन कर सकता है, आपकी सेल्स डिस्टर्ब हो सकती है लाइसेंस के केस में, और आपको रॉ मटेरियल भी शायद खुद लेना पड़ता है. इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में ये चीजें भी आपको फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करता है और मेक श्योर करता है कि आपका जो कंपेटिटर है वो आपके बिल्कुल नियर विसिनिटी में आपके साथ वो आउटलेट ना ओपन करे. तो और आपको किसी टाइप की असिस्टेंस भी दे देते हैं
ट्रेनिंग तो जरूरी होती है ना, फूड सर्व करना है आपने या जो भी आपने चीज बनानी है। अच्छा, फिर तो उसमें नॉर्मली, इसलिए लाइसेंसिंग में नॉर्मली आप सेल करने का लाइसेंस लेते हैं, वरना आपको ट्रेनिंग मिल नहीं रही तो आपने बनाना क्या है। सेल करने में आपने चीजें पड़ी हुई हैं, लोग ले रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें शायद वो एनवायरनमेंट वो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स लाइसेंस में। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में आपको हर जगह जितनी भी फ्रेंचाइज होंगी, यू विल गेट द सेम एनवायरनमेंट। तो एक यूनिफॉर्मिटी होती है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि हर जगह स्टैंडर्ड एक जैसा है। लाइसेंस के केस में ऐसा इस तरह का शायद आपको एनवायरनमेंट ना मिले, और उसमें आपको एक ही रूफ के अंडर आपको एक खास ब्रांड का प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दूसरे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, और आप दोनों किस्म के ब्रांड्स ले सकते हैं क्योंकि उस बंदे ने लाइसेंस लिया और आप बेच रहे हैं। अच्छा, फिर लोकलाइजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के, अब मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं जो कि ना बड़े पैट्रियोटिक होते हैं या बने होते हैं, आई डोंट नो। तो वो क्या कहते हैं कि जी हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं लेने, वील बाय लोकल ब्रांड्स। तो फिर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो उसमें लोकल टच डाल देते हैं, और लोकल टच डालने से वो लोगों को लगता है कि ये हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी शुड बाय इट, और उसमें स्लाइट चेंजेस करके वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कई दफा पेप्सी वाले कैंपेन भी चलाते हैं कि वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर लिख देते हैं, आई गेस कोक वालों ने शायद किया था या पता नहीं पेप्सी वालों ने, ऊपर लिखा होता है अम्मी अब्बा बाजी भाई। कभी देखा आपने? नो सर। नहीं देखा, कोई बात नहीं, वो नॉर्मली इसीलिए कि अम्मी अब्बा भाई बाजी तो कहीं नहीं चलता ना, ये तो सिर्फ हमारे यहाँ का कल्चर है जो हम अपने रिश्तों को ऐसे बुलाते हैं। तो वही, ये भी फैमिली वो लोकल टच देने की कोशिश हो रही है। मैंने आपको कहा इसी तरह आप कुछ स्लाइट चेंजेस करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने फूड आइटम में स्लाइट सा डिफरेंस ले आते हैं, लेकिन इतनी चेंजेस नहीं करनी कि आप का इमेज अफेक्ट हो जाए कि ये तो जी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है या ये भी बेच रहे हैं। तो लोकल टेस्ट को कंसिडर करते हुए, जैसे मैंने आपको भी कहा कि स्पाइसी बर्गर आपको अगर ऑफर कर रहे हैं तो वो इसीलिए ताकि लोकल टच उसमें आ जाए, स्पाइसी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि ऑफ कोर्स स्लाइट चेंजेस ही होंगी, ये नहीं है कि पूरा कोई नया प्रोडक्ट आपको बनाकर दे देंगे, बर्गर वो ये थोड़ा स्पाइसी कर दिया और बस आपको दे दिया। तो ये भी है, तो लोकलाइज करने से वही बात कि लोगों को लगता है कि ये इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट इज रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर, जिससे आपका इंटरनेशनल ब्रांड होने के बावजूद इट सेल्स वेल इन द अदर कंट्री एज वेल। तो ये एक तरीका है। तो लिखा हुआ वही मैंने, सेलिंग सेम प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज विद माइनर चेंजेस इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू लोकल टेस्ट एंड कल्चर टू इंक्रीज सेल्स, बट people may want to have a whole new product। ठीक है, कुछ होते हैं जो कहते हैं हमें नया प्रोडक्ट चाहिए, तो नया तो यहाँ से नहीं मिलने वाला, उन्होंने तो स्लाइड चेंजेस करनी, क्योंकि वो फिर आपकी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा, और नए प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट नहीं है। हो सकता है मुमकिन आप नया प्रोडक्ट बनाएं और वो उस स्टैंडर्ड का ना हो, तो इट विल अफेक्ट द होल रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये एक प्रॉब्लम इस तरह से आ भी सकता है इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट चीज है कंपैरेटिव। कोई चीज तो पूछनी तो नहीं इसमें आपने? नो सर। मैंने इसमें बहुत आपको कम बताया आइडिया देने के लिए, इतना ही लिखना है, वरना ए लेवल में ये काफी ज्यादा डिटेल में थोड़ा इसको डिस्कस किया जाता है, ओ लेवल में इतना ही काफी होता है। कंपैरेटिव मार्केट को अगर हम देख लें, तो कंपैरेटिव का मतलब यही है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं विच आर सेलिंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं, तो इसका मतलब मार्केट कंपैरेटिव है। तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूट्स भी नजर आ रहे हैं, तो आपको प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, और प्राइसेस कम नहीं करेंगे तो लोग आपसे नहीं लेंगे। और हमने पढ़ा भी था कि जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो डिमांड इलास्टिक हो जाती है, मतलब यू इंक्रीज द प्राइस स्लाइटली, यू वुड फाइंड योर डिमांड गोइंग डाउन सिग्निफिकेंटली। तो आपको वहां पर प्राइस कम करके अपनी सेल्स को, डिमांड को बढ़ाना है, क्योंकि डिमांड इलास्टिक हुई हुई है इस वक्त। और वजह ज्यादा फर्म्स के आने की क्या होती है, जो मैंने नीचे लिखी हुई है, कि या तो हम बहुत छोटी छोटी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, मतलब ये कि कोई भी एक बड़ी फर्म पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर रही, हर फर्म ने थोड़े थोड़े कस्टमर पकड़े हुए हैं, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000। तो ऑफकोर्स उसमें मार्जिन मौजूद है, बाकी फर्म्स का भी, छोटी फर्म्स का वो भी एंटर हो जाती है। वरना हो ना, अगर एक बड़ी फर्म या दो बड़ी फर्म ने अगर पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, तो बाकी फर्म के पास रूम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर उनसे बाय कर रहे हैं एंड दे आर लॉयल। तो उसमें फिर आपको ज्यादा फर्म नजर नहीं आएगी इसमें। हमें नजर, जैसे हम आप सॉफ्ट ड्रिंक में ले लो, तो हमें दो बड़ी फर्म ही नजर आती हैं, तीसरी कौन सी है मुझे बताओ? एक पेप्सी, दूसरी कोक, तीसरा कौन सा नाम जेन में आता है आपका सॉफ्ट ड्रिंक में? बताओ।
कोई आ रहा है? No, sir. इसका मतलब है वो मार्केट इतनी कंपेरेटिव नहीं है। और वो आपस में, आपने कभी सॉफ्ट पेप्सी और कोक की प्राइस में कभी डिफरेंस देखा है? क्या दोनों की प्राइस सेम नहीं Sir, होती? similar. सिमिलर होती है ना, Yes. सेम होती है। यही ना, कंपटीशन ही नहीं है। वो दो हैं, उन्होंने कहा भाई प्राइस एक दिन रखते हैं और बस इस तरह हम, तेरी भी सेल हो रही है मेरी भी हो रही है, बस फाइन ठीक है। तो वो कंपैरेटिव नहीं है। कंपैरेटिव तो होती है जब ज्यादा फोन मार्केट में होती है, तब आपको ये काम करना पड़ता है। वो तो सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, अब कार मार्केट कंपैरेटिव हो गई, पहले नहीं थी, मैंने आपको पहले बताया। पहले टोयोटा होंडा सुजुकी वो मजे मजे कर रहे थे, ऑफर कुछ नहीं करते थे, प्राइसेस उनकी ज्यादा थी। अब जब कंपटीशन आया तो अब टफ टाइम आ गया, अब वैरायटी भी आ रही है, प्राइसेस भी जो है ना वो हमें नजर आ रही है। अब खैर फिलहाल तो प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, वो किसी रीजन की वजह से, पहले नहीं थी ऐसी। लेकिन प्राइसेस वैसे सूनर और लेटर नीचे आ जाएंगी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन कार मार्केट में और बढ़ना है। अच्छा, तो जब फर्म्स छोटी होती हैं तो वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट को कवर करती हैं, तो फिर बाकी जो एरिया होता है उसको कवर करने के लिए और फर्म मार्केट में आ जाती है। फिर बैरियर्स टू एंट्री कम होते हैं, मतलब कि यू कैन इजीली एंटर द मार्केट। अच्छा, बैरियर्स टू एंट्री होते क्या है कि ऑल दोज फैक्टर्स विच रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन और विच रिस्ट्रिक्ट अदर फर्म्स टू एंटर द मार्केट। और ऐसा कब होता है? जैसे मैंने आपको कहा सॉफ्ट ड्रिंक के केस में है कि उसमें और कोई फर्म सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में आती नहीं है। आई गोरमे कोला आई भी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। वो एक कोला नेक्स्ट होती थी, एड भी देखा होगा आपने, देखा है? Yes, sir. कितनी के चलिए अब ऐड आता है, आपने दुकानों में देखा पड़ी हुई बोतल? No, sir. फर्क हो गई ना। मतलब नहीं, बैरियर बैरियर कैसे बना हुआ है यहाँ पर? यहाँ बैरियर है वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज, कस्टमर्स आर ब्रांड लॉयल, दे आर नॉट रेडी टू बाय एनी अदर ब्रांड व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट ड्रिंक। वो कहते हैं भाई हमें पेप्सी और कोक का ही दूसरे ब्रांड चाहिए, फैंटा, मिरिंडा, स्प्राइट, टीम, सेवन अप, यानी कि ये सारे ब्रांड पेप्सी कोक ही हैं। तो अब इसका मतलब है बैरियर, ये बैरियर यहाँ हाई हो गया। हाई हो गया, कोई दूसरी फॉर्म आती भी है, कस्टमर नया वो ट्राई नहीं करता, प्रॉब्लम हो जाती है। और बड़े अरसे तक ये गाड़ियों में भी रहा कि जिसने गाड़ी लेनी है, कोई थोड़ा कम इनकम है तो सुजुकी ले लेता था, ज्यादा इनकम है तो दो ऑप्शन, होंडा या टोयोटा, बस। अब तो ये नहीं रहा, अब तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है। तो अब जैसे आपके पास भी गाड़ी है, कौन सी भला? MG. एम जी, माशाल्लाह। तो पूरी जो मार्केट की जो सबसे मशहूर गाड़ी है वो आपने रखी हुई है, तो वही ना, टोयोटा होंडा पे नहीं गए क्योंकि चॉइस बढ़ गई। और वो इसलिए कि अब बैरियर कम हो गए थे, जब मार्केट में आए लोगों ने लेना शुरू किया। अब लोग ब्रांड कंसिडर नहीं कर रहे, अब लोग कहते हैं भाई हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की, जो अच्छे फीचर दे। होंडा टोयोटा बहुत इस्तेमाल कर लिया, फीचर्स कोई नहीं देते, तो ऐसे नाम को हमने क्या करना है? तो वहां बैरियर लो हो गए। जैसे बैरियर लो है कि लोगों ने अब ब्रांड इमेज को कंसिडर नहीं कर रहे, तो एकदम से कंपटीशन बढ़ गई। तो अब और तब उनको देखा देखिए अब और फॉर्म आती जाएंगी, ये रुकनी थोड़ी है, और अब आती जाएंगी, अभी आप देखना आगे क्या होता है। अच्छा, कंज्यूमर्स फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन कंपीटिंग ब्रांड्स, ये मैंने आगे कवर कर दिया है कि अगर लोगों को ये लगता है कि जितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो मर्जी ले लें आप। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा आप याद रखें, आपके पास जो ये गाड़ियां हैं क्रॉस ओवर एसयूवीज, तो जिसमें टू कंपार्टमेंट्स ही होते हैं ना, आपको बताया था, एक इंजन का एरिया और एक कस्टमर एरिया, सीटिंग एरिया, तीसरा उनकी ट्रंक नहीं होती जैसे कि एमजी में है। तो ये गाड़ियां कितनी हैं आपके पास? एमजी है, आपके पास एक गाड़ी है प्रोटॉन X70, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, वो भी इसी तरह की है। फिर एक गाड़ी आ जाती है Hyundai Tucson, आपको वो भी पता है। फिर आपने एक ग्लोरी डीएफएस के ग्लोरी 580 प्रो है। फिर आपके पास एक ओशान X7 आई हुई है। फिर आपके पास एक है चेरी टीगो 8 प्रो, वो गाड़ी है। तो मतलब ऑप्शन इतने ज्यादा हो गए हैं इन गाड़ियों में आपके पास। और लोग अब कहते हैं जी कि कोई भी ब्रांड ले लें, सब क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, तो हम कोई भी ब्रांड ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारी रेंज क्या है। हमारी रेंज 50 लाख है या 70 लाख है या 75 लाख है, उस रेंज में हमारे पास बहुत सी गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी नहीं रही अब, सीधी सी बात ये। तो अब जो बंदा कहता है जी जो रेंज है वो कोई भी गाड़ी ले रहा है, तो इसीलिए